नमस्कार, स्वागत है आपका। आज भारतीय भूगोल की पहली क्लास है। इसमें हम पढ़ेंगे आज भारत की स्थिति एवं विस्तार। हमने चित्र भारत का नक्शा बनाया है। इसमें दर्शाए हैं भारत के पड़ोसी देशों को और भारत के सभी राज्यों को। एक एक करके हम नक्शा को देखते हुए सभी तथ्यों को समझेंगे और एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले भारत की स्थिति की अगर बात की जाए तो भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में, भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। अगर पूरे भारत की आकृति साधारणतया अगर पूछा जा रहा है कि भारत की आकृति किस प्रकार की है तो वह चतुष्कोणीय है। अगर हम इसके सभी किनारों को अगर मिला दें तो एक चौकोर की रचना प्राप्त होती है, इसलिए यह भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। किंतु अगर पूछा जाए कि भारतीय प्रायद्वीप की आकृति किस प्रकार की है, भारतीय प्रायद्वीप जो ये रेखा दिखाई दे रही है, ये कर्क रेखा हमने दर्शाई है। कर्क रेखा से नीचे का भाग, कर्क रेखा से नीचे का भाग भारतीय प्रायद्वीप कहलाता है। तो भारतीय प्रायद्वीप की आकृति त्रिभुजाकार है। तो प्रायद्वीप की आकृति त्रिभुजाकार है। भारतीय प्रायद्वीप की आकृति त्रिभुजाकार है। और यह भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो गोलार्ध, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कभी कभी उत्तरी गोलार्ध ना देकर उत्तर पूर्वी गोलार्ध दे देता है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध इसलिए कि अक्षांश की दृष्टि से अगर देखते हैं तो यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और देशांतर की दृष्टि से देखने पर यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसलिए सम्मिलित रूप से हम इसको कहते हैं कि भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप का एक देश है। भारतीय उपमहादेश, भारत जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप का देश है। तो भारतीय उपमहाद्वीप का देश है। भारतीय उपमहाद्वीप, भारत जो है भारतीय उपमहाद्वीप का देश है। और भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश आते हैं: भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और म्यांमार। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, 6 देश आते हैं। तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये भारतीय उपमहाद्वीप के देश हैं। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आता है क्योंकि श्रीलंका खुद एक द्वीप है, छोटा सा द्वीप है। इसलिए भारतीय उपमहाद्वीप के देश भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। भारत को किन किन नामों से जाना जाता है? तो नाम है भारत, जम्बूद्वीप, आर्यावर्त और इंडिया, हिंदुस्तान,
इन नामों से भारत को जाना जाता है। भारत की जलवायु की अगर बात करें तो भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु की अगर बात की जाए, मानसूनी जलवायु है। भारत को अगर कटिबंध में बांटा जाए तो भारत जो ये कर्क रेखा दिखाई दे रही है, कर्क रेखा से ऊपर का भाग शीतोष्ण कटिबंध में आता है और कर्क रेखा से नीचे का भाग उष्ण कटिबंधी में आता है। तो ये कर्क रेखा है। ये कर्क रेखा से उत्तरी भाग ये उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंधी देश भाग है, और कर्क रेखा से नीचे का भाग या उष्ण कटिबंधी में आता है। तो भारत 2 कटिबंधों में आता है, कर्क रेखा से ऊपर का भाग उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध में और कर्क रेखा से नीचे का भाग उष्ण कटिबंध में। नीचे वाला भाग भूमध्य रेखा के समीप होने के कारण इस भाग में उत्तरी भाग की अपेक्षा गर्मी ज़्यादा रहती है, इसलिए भारत 2 कटिबंधों में आता है, एक उपोष्ण कटिबंध और एक उष्ण कटिबंध। अब अगर हम अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की बात करें तो अक्षांशीय विस्तार पृथ्वी पर जो खड़ी क्षैतिज लाइनें होती हैं उनको कहते हैं अक्षांश। इस प्रकार से ये हैं अक्षांश रेखाएं, और जो बिल्कुल मध्य से अक्षांश जो गुजरता है वो है 0 डिग्री अक्षांश। तो अगर अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक अक्षांश। अब भारत की स्थिति इस प्रकार से है, तो भारत की स्थिति भूमध्य रेखा से उत्तर में है, तो इसलिए उत्तरी अक्षांश। अगर अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश में। और अगर अक्षांशीय दृष्टि से देखा जाए तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर खड़ी लाइनें, जो खड़ी लाइनें हैं उन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो देशांतरी दृष्टि से तो यह है 0 डिग्री देशांतर। अब देशांतर दृष्टि से तो देशांतर रेखा के पूर्व में पड़ता है, इसलिए यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसीलिए हमने लिखा था ऊपर कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। तो अक्षांशीय दृष्टि से तो ये उत्तर में स्थित है और देशांतर की दृष्टि से पूर्व में स्थित है। तो अक्षांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतरी विस्तार 68
देशांतरी विस्तार तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। देशांतर कौन सा? पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर, ये हमने बात की अक्षांशीय और देशांतरी दृष्टि से भारत का विस्तार। अब भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट और उत्तरी बिंदु इंदिरा काल। तो उत्तरी बिंदु इंदिरा काल और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। अगर भारत की मुख्य भूमि इतनी, यहाँ ये जो भूभाग दिखाई दे रहा है ये भारत की मुख्य भूमि है। अगर भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी भाग अगर पूछा जाए तो केप केमोरिन, जो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। अगर साधारण पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, तब इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट। और भारत का पश्चिमी बिंदु गुहार मोती या सरक्रीक, और पूर्वी भाग किबिथु या त्यांग जिला। तो इसको लिख ले रहे हैं। तो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट या पार्सियन पॉइंट। ये दक्षिणतम बिंदु या मुख्य भारत का दक्षिणतम बिंदु। अगर यही दक्षिणतम बिंदु की बात की जाए, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, जो कि केप केमोरिन, यह हुआ भारत का दक्षिणतम बिंदु। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा काल, उत्तरी बिंदु इंदिरा काल, जो कहाँ स्थित है? लद्दाख में। भारत का जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में। तो उत्तरी बिंदु इंदिरा काल, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। अब 2 बिंदु और बचे हैं, पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु। पश्चिमी बिंदु देखिए, दिशाओं का निर्धारण, एक चार्ट बनाया जाता है दिशा का। अगर हम ये 4 दिशाएं मान लें तो ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। तो उत्तरी बिंदु मतलब ऊपर तो इंदिरा काल, दक्षिणतम बिंदु तो नीचे केप केमोरिन या इंदिरा पॉइंट, पश्चिमी बिंदु तो गुहार मोती, पश्चिमी बिंदु गुहार मोती या गोर मोती या सरक्रीक या पश्चिमी बिंदु हो गया। अब पूर्वी बिंदु किबिथु
किबिथु या त्यांग जिला या वालांगू, ये हो गए हमारे चारों बिंदु, भारत के चारों किनारों पर स्थित बिंदु। अब भारत की अगर लंबाई उत्तर से दक्षिण की बात करें और पश्चिम से पूर्व की बात करें तो उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 3214 किलोमीटर, इंदिरा काल से लेकर केप केमोरिन तक की लंबाई 3214 किलोमीटर और गुहार मोती से लगाकर किबिथु तक की लंबाई 2933 किलोमीटर। अगर भारत के धरातली विस्तार की अगर बात करें तो धरातली विस्तार तो उत्तर से दक्षिण तक की दूरी 3214 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण तक की दूरी 3214 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व की दूरी 2933 किलोमीटर, पश्चिम से पूर्व तक की दूरी 2933 किलोमीटर। अब हम आगे बढ़ेंगे, भारत के मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा पर बात करेंगे। तो भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहा जाता है। यह इलाहाबाद के नैनी में या फिर ऑप्शन में देता है मिर्ज़ापुर, तो यह इलाहाबाद के नैनी या मिर्ज़ापुर में स्थित है और यह विश्व का टाइम मतलब ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है। भारत की मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो भारत के मानक समय रेखा मानक समय रेखा को किसको कहा जाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय रेखा कहा गया है। यह नैनी प्रयागराज या मिर्ज़ापुर दोनों कहाँ पड़ते हैं? उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर में स्थित है। मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहा जाता है। यह इलाहाबाद के नैनी या मिर्ज़ापुर में स्थित है। यह ग्रीनविच टाइम से ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। साढ़े 5 घंटा आगे है। भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा को हमने मैप पे दर्शाया है, तो यह 5 राज्यों से होकर गुजर रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से, राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, फिर
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश तो भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब भारत की हम सीमाओं की बात कर लें, स्थल सीमा और तटीय सीमा। तो भारत की कुल सीमा 22,716 किलोमीटर है। भारत की कुल सीमा 22,716 किलोमीटर है, जिसमें से स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर और तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर। अगर बात तटीय सीमा की द्वीपों सहित तटीय सीमा, अगर सिर्फ यहाँ से इस सीमा की बात करें तो यह 6100 किलोमीटर, अगर द्वीपों सहित सीमा की बात करें तो यह 7516 किलोमीटर। तो भारत की सीमाएं, कुल सीमा, कुल सीमा की लंबाई 22,716 किलोमीटर, 22,716 किलोमीटर, जिसमें से स्थल सीमा है 15,200 किलोमीटर और तटीय सीमा है 6100 किलोमीटर और द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई 7,516 किलोमीटर, 7,516 किलोमीटर। तो ये हो गए भारत की सीमाओं की लंबाई। सबसे लंबी भारत की सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य, तो सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, फिर आंध्र प्रदेश की, गुजरात, आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु और फिर महाराष्ट्र। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और फिर महाराष्ट्र। तो गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और फिर महाराष्ट्र। तो ये हुई सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य। अब भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी, भारत और श्रीलंका के बीच में थोड़ी बात कर लेते हैं भारत और श्रीलंका पर। भारत और श्रीलंका किस खाड़ी द्वारा अलग होते हैं, किस संधि द्वारा अलग होते हैं? तो भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी, और पाक जलसंधि या पाक जलडमरू मध्य। तो भारत और श्रीलंका पाक जलसंधि,
और मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व में 7वें स्थान पर है। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि में 7वां। भारत का विश्व में स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। पहला स्थान चाइना का। तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान। तो पहला स्थान सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले राज्य। तो इससे पहले भारत से पहले 6 बड़े क्षेत्रफल वाले राज्य। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल रूस का, फिर उसके बाद कनाडा, फिर चीन के बाद अमेरिका, फिर ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद फिर भारत। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात। सबसे बड़े ज़िले भारत में, तो सबसे बड़ा ज़िला कच्छ, फिर लेह, फिर जैसलमेर, बीकानेर और फिर बाड़मेर। सबसे छोटा राज्य भारत का गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। और भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, पहले जम्मू कश्मीर था, अब लद्दाख। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। तो राज्यों की संख्या भारत में 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश 8। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव। दादरा, नगर हवेली, दमन और दीव ये एक ही में है, एक ही। इनकी राजधानी बना दी गई है सिलवासा और पांडुचेरी, जिसमें जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू, लद्दाख की राजधानी लद्दाख, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, दिल्ली की नई दिल्ली, अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप की कावारत्ती, लक्षद्वीप की कावारत्ती, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव की सिलवासा और पांडुचेरी की पांडुचेरी। पांडुचेरी में 4 जिले आते हैं। पुडुचेरी में 4 जिले हैं जो कि भिन्न भिन्न राज्यों में हैं। एक ही राज्य में चारों जिले नहीं हैं, ये भिन्न भिन्न राज्यों में हैं। तो पहला राज्य पुडुचेरी, दूसरा कराईकल, तीसरा यनम, चौथा माहे। इसमें से
पांडुचेरी और कराईकल, पांडुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में है, ये दोनों तमिलनाडु में है। यनम और माहे, तो माहे केरल में है, माहे केरल में, और यनम आंध्र प्रदेश में। तो पांडुचेरी के 4 जिले जो कि एक ही राज्य में ना होकर अलग अलग राज्यों में हैं। तो पांडुचेरी और कराईकल ये दोनों तमिलनाडु में हैं, और माहे केरल में, और यनम आंध्र प्रदेश में। तो सबसे बड़े राज्य, सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, यहाँ पर हम सभी बातें क्षेत्रफल की दृष्टि से करेंगे, जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या वाली क्लास में जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाएगी, यहाँ पर सिर्फ क्षेत्रफल की दृष्टि में। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य राजस्थान, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, इसके बाद गुजरात। तो ये हो गए सबसे बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य। और सबसे बड़े जिला, तो सबसे बड़ा राज्य ये है, और सबसे छोटा राज्य गोवा। सबसे बड़े राज्य ये, और सबसे छोटा राज्य गोवा। सबसे बड़े जिला, सबसे बड़ा जिला, तो सबसे बड़ा जिला कच्छ, फिर लेह, फिर जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। तो कच्छ, लेह, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, ये हुए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिला। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, और सबसे छोटा लक्षद्वीप। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, लगभग 32 किलोमीटर स्क्वायर, 32 वर्ग किलोमीटर का। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, लगभग 32 वर्ग किलोमीटर का। और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। पूर्वोत्तर के इन 7 राज्यों को, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा को हम लोग 7 बहनों के नाम से जानते हैं। 7 बहनों के नाम से। तो 7 बहनें कौन कौन सी हैं? 7 बहनें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड,
और त्रिपुरा। इनको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक भारत में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से टच करती है, लगभग 8 राज्यों से। और मेघालय और सिक्किम ऐसा राज्य है जिनकी सीमाएं सिर्फ एक एक राज्य से टच करती हैं। जैसे सिक्किम की सीमा सिर्फ पश्चिम बंगाल से और मेघालय की सीमा सिर्फ असम से टच करती है। जबकि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, लगभग 8 राज्यों के साथ। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और मेघालय और सिक्किम सबसे कम एक एक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो मेघालय सिर्फ असम के साथ सीमा साझा करता है और सिक्किम सिर्फ पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी कर्क रेखा पर। कर्क रेखा भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती, लगभग मध्य से गुजरती है और यह भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा का अक्षांश है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश। राजस्थान का बहुत छोटा सा भूभाग इस लाइन के चपेट में आ जाता है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सातवां राज्य त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। लोग अब इसमें 60 ट्रिक से इसको याद करते हैं। 60 ट्रिक से याद करें, कितनी चीज़ें 60 ट्रिक से याद की जा सकती हैं। 60 ट्रिक ज़्यादा याद कर लोगे कन्फ्यूजन हो जाएगा। 60 ट्रिक में ही भूल जाओगे कौन सी 60 ट्रिक कर्क रेखा की थी और कौन सी मानक समय रेखा की थी। इसलिए एक बार मैप बना लीजिए, मैप पर सभी राज्यों को दर्शा लीजिए और प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ये चीज़ें याद हो जाएंगी कि कौन कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है बस। और कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांट देती है। तो उत्तरी भाग हमारा उपोष्ण कटिबंध में आ जाता है या शीतोष्ण कटिबंध में, और दक्षिणी भाग हमारा उष्ण कटिबंधी में। अब हम बात करेंगे चैनल पर। चैनल 2 भूभागों के बीच में समुद्र का सकरा रास्ता होता है। चैनल 2 भूभागों के मध्य, जैसे लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय
के बीच में समुद्री सकरा रास्ता, इसको हम लोग चैनल कहा करते हैं। चैनल पर बात करेंगे। चैनल आपको 5 याद करने हैं, 5 चैनल याद करने हैं। पहला ग्रैंड चैनल, फिर 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल और डंकन पास। ग्रैंड चैनल निकोबार और सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है उसके बीच में है। ग्रैंड चैनल निकोबार और सुमात्रा इंडोनेशिया के बीच में। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के बीच में। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में। 10 डिग्री लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में। और डंकन पास अंडमान और लघु अंडमान के बीच में। तो पहला ग्रैंड चैनल, ग्रैंड चैनल निकोबार और सुमात्रा के बीच में। निकोबार और सुमात्रा के बीच में। सुमात्रा इंडोनेशिया। दूसरा 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के बीच में। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव। मिनिकॉय, ये द्वीप जो है ये मिनिकॉय है और नीचे पड़ता है मालदीव। तो मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल इसके बीच में गुजरता है, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में। 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में। ये वाला द्वीप जो दिखाई दे रहे हैं ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में। चौथा 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान ये वाला लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में। कार निकोबार, ये कार निकोबार और यह लघु अंडमान। तो लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में। लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल। अब फिर अगला डंकन पास। डक्कन पास, डक्कन पास अंडमान और लघु अंडमान के बीच में। लघु अंडमान के बीच में। तो ग्रैंड चैनल निकोबार और सुमात्रा इंडोनेशिया के बीच में है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के बीच में। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में। 10 डिग्री चैनल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। डक्कन पास अंडमान और लघु अंडमान ये और अंडमान ये, तो इसके बीच में डक्कन पास। डक्कन पास। तो ये हो गए चैनल। खाड़ियाँ, तो खाड़ियाँ ये जो दिखाई दे रही हैं ये है खाड़ियाँ। तो ये खाड़ी कच्छ की खाड़ी यहाँ पर लिखा है
कच्छ की खाड़ी, और यह जो ये वाली है ये खंभात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, और ये वाली समुद्र जो है बंगाल की खाड़ी। खाड़ी तीन ओर से भूभाग से घिरा हुआ भाग। जैसे ये खाड़ी है तो तीनों ओर से, इधर से भी भूभाग है, इधर भी भूभाग और इधर भी भूभाग। इसी प्रकार से ये जो जलराशि है समुद्र की जलराशि, तो इधर भी भूभाग है, इधर भी भूभाग है, तीनों तरफ से भूभाग है। जो तीन तरफ से भूभाग से घिरी हुई जलराशि को हम लोग खाड़ी कहते हैं। सीमाओं में हम बात करेंगे मैकमोहन, रेडक्लिफ और डूरंड। याद सबको है मैकमोहन, जैसे मैकमोहन चीन और भारत के बीच में, डूरंड पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में, रेडक्लिफ पाकिस्तान और भारत के बीच में। तो मैकमोहन भारत और चीन के बीच में, भारत और चीन के बीच में, रेडक्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में, डूरंड पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में। भारत के 17 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से स्पर्श करते हैं। 17 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श करते हैं। अब कौन कौन से राज्य किन किन देशों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं, अब इस पर हम बात करेंगे। तो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश साझा करता है। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश की है, उसके बाद चीन की है, फिर पाकिस्तान की, फिर नेपाल की। बांग्लादेश की, फिर चीन की, फिर पाकिस्तान की, फिर नेपाल की, उसके बाद म्यांमार की, और फिर भूटान और अफ़गानिस्तान की। तो कौन कौन से देश के साथ भारत के कितने राज्य सटे हुए हैं, ये अब हम एक बार देखेंगे। तो सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश की है। बांग्लादेश की लगभग 4096 किलोमीटर, बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर। फिर उसके बाद बांग्लादेश, फिर चीन लगभग 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और चीन के बाद पाकिस्तान, लगभग 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। नेपाल 1752 किलोमीटर की, नेपाल के बाद म्यांमार 1643 किलोमीटर, फिर भूटान 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो बांग्लादेश के
से सटे हुए राज्य तो पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश से सटे हुए राज्य पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम। बांग्लादेश से सटे हुए राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके बाद चीन, चीन से सटे हुए राज्य लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो चीन के साथ जम्मू कश्मीर का, पहले जम्मू कश्मीर था, अब यह भाग लद्दाख है। तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये राज्य चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। सॉरी, हमने चीन, जम्मू कश्मीर को ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। फिर नेपाल, नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। फिर म्यांमार, म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड, ये सीमाएं साझा होती हैं। भूटान के साथ पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। भूटान के साथ पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, ये सीमाएं साझा होती हैं। अफ़गानिस्तान के साथ, तो अफ़गानिस्तान के साथ लद्दाख 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इसके बाद अब हम बात करेंगे भारत की जलीय सीमा पर। भारत की जलीय सीमा, जलीय सीमा, तो भारत की जलीय सीमा मतलब भारत का समुद्र पर कितनी दूरी तक किस किस प्रकार का अधिकार है, उसको हम लोग कहते हैं भारत की जलीय सीमा। तो भारत की जलीय सीमा, इसका निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण यूएनओ द्वारा एक संधि हुई थी जिसका नाम था अनक्लॉस। यूएन द्वारा 1982 में अनक्लॉस समझौता हुआ था जिसमें समुद्र की सीमाओं का निर्धारण किया गया। सबसे पहले समझेंगे आधार रेखा। आधार रेखा क्या होती है? देखिए, भारत का तटीय इलाका जो इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, ये इस प्रकार से नहीं है। भारत का तटीय इलाका बहुत कटा हुआ है, इस प्रकार से बहुत ज़्यादा कटा हुआ है। अब इन कटे हुए किनारों को मिलाने वाली रेखा, इस प्रकार से कटे हुए किनारों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग आधार रेखा कहते हैं। अगर इस तरह से इसको अगर मिला दिया जाए तो यह कही जाएगी आधार रेखा। आधार रेखा, आधार रेखा टेढ़े मेढ़े कटे हुए तलों को
तटों को मिलाने वाली रेखा। अब बात करेंगे समुद्री सीमा। भारत की समुद्री सीमा, तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, जैसे ये आधार सीमा, तो इससे 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील तक की सीमा को कहते हैं प्रादेशिक सीमा। प्रादेशिक सीमा, इसे प्रादेशिक सीमा कहते हैं। और समुद्र आधार रेखा से 24 किलोमीटर, 24 नॉटिकल मील। देखिए, एक नॉटिकल मील में, एक नॉटिकल मील एक नॉटिकल मील में 1.852 किलोमीटर होते हैं। मतलब एक नॉटिकल मील में 1852 मीटर होते हैं। तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की दूरी तक के क्षेत्र को कहते हैं प्रादेशिक सीमा। प्रादेशिक सीमा। और आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील को अवच्छिन्न मंडल, इसको अवच्छिन्न मंडल, अवच्छिन्न मंडल कहते हैं। और आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील, इस क्षेत्र को कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो प्रादेशिक सीमा आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की दूरी तक प्रादेशिक सीमा, और 24 नॉटिकल मील तक की दूरी को अवच्छिन्न मंडल, और 200 नॉटिकल मील तक की दूरी को अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अब इन सीमाओं में क्या क्या अधिकार भारत को मिले हैं? तो 12 नॉटिकल मील तक की दूरी तक भारत को सभी अधिकार प्राप्त हैं समुद्र पर, जो उसको अपने स्थल पर प्राप्त हैं। जो भारत में स्थलीय भूभाग पर जितने भी अधिकार प्राप्त हैं, उतने ही अधिकार भारत की स्थलीय सीमा से प्रादेशिक सीमा जो है 12 नॉटिकल मील, उसमें वहाँ तक भी वही अधिकार भारत को प्राप्त हैं। अवच्छिन्न मंडल, अवच्छिन्न मंडल में भारत को साफ सफाई करने का अधिकार, और सीमा शुल्क वसूल करने का अधिकार, और वित्तीय अधिकार। अवच्छिन्न मंडल में आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक की दूरी पर तक इसको साफ सफाई करने का अधिकार प्राप्त है, सीमा शुल्क की वसूली का अधिकार प्राप्त है, और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। और आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक की दूरी, मतलब अनन्य आर्थिक क्षेत्र में तक, इसको नए द्वीपों के निर्माण का अधिकार प्राप्त है, अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है, और समुद्री संसाधनों के दोहन का अधिकार प्राप्त है। तो नए द्वीपों का 200 नॉटिकल मील तक की दूरी तक नए द्वीपों का निर्माण, अनुसंधान और समुद्री संसाधनों का दोहन। तो इसको अब हम एक एक करके लिखेंगे। एक नॉटिकल मील में 1852 मीटर या 1.852 किलोमीटर। सबसे पहले आधार रेखा। आधार रेखा कटे हुए तटों को मिलाने वाली रेखा। कटे हुए तटों को मिलाने वाली रेखा। कटे हुए तटों को मिलाने वाली रेखा, इसे कहते हैं आधार रेखा।
आधार रेखा। फिर दूसरा है प्रादेशिक क्षेत्र या प्रादेशिक सीमा या प्रादेशिक मंडल। तो प्रादेशिक सीमा, प्रादेशिक सीमा कहाँ तक है? आधार रेखा से आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक। और या इस सीमा तक भारत को सभी अधिकार प्राप्त हैं, सभी अधिकार। प्रादेशिक सीमा तक भारत को सभी अधिकार प्राप्त हैं। इसके बाद प्रादेशिक सीमा ये 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील तक भारत को सभी अधिकार प्राप्त हैं। फिर तीसरा अवच्छिन्न मंडल। अवच्छिन्न मंडल आधार रेखा से आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील। और इसमें अधिकार कौन कौन से प्राप्त हैं? साफ सफाई का, साफ सफाई, साफ सफाई का, और सीमा शुल्क वसूलने का, सीमा शुल्क। अगर इस सीमा तक 24 नॉटिकल मील तक कोई जहाज आ रहा है तो उस पर वो टैक्स लगा सकता है, तो सीमा शुल्क वसूलने का। और वित्तीय अधिकार, वित्तीय अधिकार। चौथा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यह इसकी यह है आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील यहाँ तक, 200 नॉटिकल मील। इसमें अधिकार प्राप्त हैं इसको। समुद्री संसाधनों का दोहन कर सकता है, नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है और अनुसंधान कर सकता है। तो नए द्वीपों का निर्माण, संसाधनों का दोहन और अनुसंधान। तो ये हुआ भारत की स्थिति एवं विस्तार। अब अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू और धन्यवाद।